हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जीएस दृष्टि घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति का सामान्य विज्ञान का पोर्शन, जो कि ये चौथा पार्ट है। और इसके पहले इसका सामान्य भूगोल और जो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और सामान्य इतिहास और एक आया है राजनीतिक का। ठीक है, तो 3 पार्ट आ चुके हैं, ये चौथा पार्ट है जो कि सामान्य विज्ञान अभी रिलीज हुआ। तो इसका आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें किस तरीके से क्या जो है दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में बेसिकली हम भौतिक विज्ञान के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में जो है हम लोग पढ़ेंगे भौतिक रास और यांत्रिकी, स्थूल पदार्थों के गुण और प्रकाश की। ये 4 अध्याय जो है इस पार्ट में दिए गए हैं, तो चारों पढ़ेंगे। इसके बाद हम रसायन विज्ञान देखेंगे। ठीक है, रसायन विज्ञान का दूसरे वीडियो में आएगा। तो इसके पहले जो है भूगोल का और पर्यावरण का जो है वीडियो बन चुका है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से वीडियो को लाइक करें, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान, और इसमें हम देखेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि जिन्हें मापा जा सके कहा जाता है। ठीक है, भौतिक राशियाँ जो है मूल राशियाँ होती हैं, 2 राशियाँ होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। ठीक है, मूल राशियों को स्वतंत्र राशि कहा जाता है, और व्युत्पन्न राशियाँ जो होती हैं वो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। अब इसके उदाहरण में देखा जाए तो द्रव्यमान, लंबाई और समय आदि जो होती हैं ये स्वतंत्र राशि हैं, मूल राशि हैं। और बल, संवेग, त्वरण ये सारी जो हैं व्युत्पन्न राशियाँ हैं जो कि मूल राशियों पर निर्भर हैं। ठीक है, मूल राशियाँ मापने के लिए मूल मात्रक का इस्तेमाल होता है, और व्युत्पन्न राशियाँ मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ठीक है, मानक मात्रक, भौतिक मान के निश्चित मात्रक को मानक मात्रक कहा जाता है। अब देखिए हम बात करेंगे मात्रक का। ठीक है, मात्रक यानी कि यूनिट, इसे इंग्लिश में कहते हैं, या इकाई। ठीक है, परिभाषा देखें तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक रूप से लिया गया उसी राशि का एक निश्चित परिमाण जो है, क्वांटिटी जो है, वो मात्रक कहलाता है। अब मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ हैं कुछ, तो उसके बारे में देखेंगे। भौतिक राशि है तो मापन पद्धतियाँ हैं सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति और एफपीएस पद्धति। ये 4 प्रकार की पद्धतियाँ हैं जो कि मापन में प्रयोग किया जाता है। अब बारी बारी से एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, इसका अन्य नाम है फ्रेंच पद्धति और मीट्रिक पद्धति भी इसे कहा जाता है। इसके 2 नाम, और इसका पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, इसका पूरा नाम बनता है। और इसमें मात्रक जो आता है वो होता है लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे एमकेएस पद्धति का। एमकेएस पद्धति का मात्रक जो होता है वो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, इसके बाद एफपीएस पद्धति की बात करेंगे तो इसका अन्य नाम है ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। और इसमें मात्रक जो होता है वो लंबाई, इसको फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को जो है पाउंड में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। तो ये हो गया एफपीएस पद्धति। इसके बाद एक पद्धति है एसआई पद्धति। ठीक है, एसआई पद्धति जो है ये एमकेएस का परिवर्तित रूप है, और पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल, ठीक है, मापतौल महाअधिवेशन 1960 ईस्वी में जो हुआ था उसमें यह स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में सर्वाधिक इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कुल मात्रक की बात करें तो टोटल 7 मात्रक हैं। अब उन 7 मात्रकों को देख लेते हैं। पहला है लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, जिसको एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसके बाद द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ठीक है, जिसको केजी से डिनोट करते हैं। इसके बाद समय का मात्रक सेकंड है। ताप का मात्रक है केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। और पदार्थ का मात्रक जो है, पदार्थ के परिमाण का मात्रक मोल से मापते हैं। तो ये 7 मात्रक हैं जो कि एसआई यूनिट में सबसे ज़्यादा उपयुक्त किया जाता है, और इन्हीं से सारे मात्रक और बनते हैं। इसके बाद अब हम यांत्रिकी की बात करेंगे, उसमें परिभाषा की बात करेंगे। तो देखिए, पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर या उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन हेतु उत्तरदायी भौतिक विज्ञान की शाखा होती है। और देखिए, अगर वीडियो आपको धीमी लगे तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भार और द्रव्यमान। ठीक है, दोनों
का इसमें दिया गया है, तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट देखते हैं। तो भार की परिभाषा देखेंगे तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल जो होता है वो भार होता है, और इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, सदिश राशि होती है ये। ठीक है, भार जो है सदिश राशि होती है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न संभव होता है, यानी कि भार जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान जो है किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण की मात्रा होती है, और इसका मात्रक जो होता है ग्राम या किलोग्राम होता है। ये एक अदिश राशि होती है, और इसलिए जो है द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। यानी कि द्रव्यमान ब्रह्मांड में कहीं भी ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान सेम ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, लेकिन भार जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अब हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। ठीक है, दूरी की बात करें तो चले गए मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, केवल परिमाण होता है इसमें, और ये शून्य नहीं हो सकती दूरी। ठीक है, विस्थापन की बात करें तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सबसे छोटी दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। यानी अगर हम चित्र के माध्यम से बात करें तो ये एक दूरी हो गई। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके बाद अगर हम ये दूरी हो गया। ठीक है, विस्थापन की बात करें तो जैसे एक दूरी ये हो गई, इस तरीके से चल के आई इधर उधर से, ये एक दूरी ये हो गई। तो इसके दोनों के बीच की दूरी को हम देखेंगे तो जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी यानी कि सीधी रेखा में जो दोनों बिंदुओं को मिला है उसे विस्थापन कहा जाएगा। ठीक है, ये दूरी हो गया, ये जिस तरीके से टेढ़े मेढ़े से चल के आया, लेकिन शॉर्टेस्ट लाइन जो आएगी, जो सीधी रेखा आएगी दोनों बिंदुओं को मिलाएगी, वो विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, विस्थापन जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और ये शून्य भी हो सकता है विस्थापन। इसके बाद अब हम बात करेंगे चाल और वेग दोनों में, कि चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। ठीक है, वेग यानी कि वेलोसिटी, चाल यानी कि स्पीड। तो देखिए, चाल जो है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी होती है। चाल बराबर होता है चली गई दूरी बटा समय, और ये एक अदिश राशि होती है। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, वेग की बात करें, वेलोसिटी की बात करें तो प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन को वेग कहा जाता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ये एक सदिश राशि होता है, और इसका एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि एसआई मात्रक को दोनों का सेम होता है। आगे हम बात करते हैं त्वरण। त्वरण की परिभाषा की बात करें, एसिलेरेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। परिभाषा जो है समय के साथ वस्तु के वेग में आया परिवर्तन त्वरण कहलाता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक सदिश राशि होती है। त्वरण जो है, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ठीक है, ये त्वरण इस तरीके से निकालते हैं। आगे हम बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम का। ठीक है, अब देखिए, न्यूटन के गति के नियम जो है वस्तुओं अथवा पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए दिए गए नियम जो है न्यूटन के गति के नियम कहलाए, और नियमों की संख्या इसमें 3 है। ठीक है, न्यूटन गति विषयक का पहला नियम देखेंगे। तो पहला नियम का जो है वो है, कोई विरामस्थ वस्तु तब तक विरामस्थ या कोई गतिमान वस्तु तब तक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। ठीक है, ये न्यूटन गति विषयक का पहला नियम है जो दिया गया। ठीक है, और इसका अन्य नाम की बात करें तो इसे जड़ता का नियम कहा जाता है। ये नियम जड़त्व से संबंधित है। ठीक है, इनर्शिया से संबंधित है। तो ये हो गया न्यूटन गति विषयक का पहला नियम। ठीक है, इसके बाद अब हम न्यूटन गति विषयक के दूसरे नियम की बात करेंगे। तो इसमें जो है न्यूटन गति विषयक के दूसरे नियम है, जो किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु की में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F बराबर ma, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे विस्थापन। ये न्यूटन गति विषयक का दूसरा नियम कहा जाता है। ठीक है, और इससे बल का एक परिभाषा निकलता है, जिससे कि बल का मात्रक निकलता है एसआई मात्रक न्यूटन किलोग्राम पर मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर इसका जो है एसआई मात्रक इसका निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन गति विषयक का दूसरा नियम। अब हम देखेंगे न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, नियम है जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स न्यूटन गति विषयक का तीसरा नियम कहा जाता है। ठीक है, यानी इक्वल जितना बल लगेगा उतना ही अपोजिट फोर्स लगेगा। तो ये जो हो गया न्यूटन गति विषयक का तृतीय नियम, यानी कि इसे एक और नाम से जाना जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये याद रखना है। आगे हम बात करेंगे संवेग का। संवेग क्या होता है? मोमेंटम। तो परिभाषा है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि P बराबर mv।
P बराबर mb जो होता है ये संवेग का परिभाषा होता है, यानी कि इसका फार्मूला होता है। और इसका एसआई मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका एसआई मात्रक बनता है। ठीक है, ये एक सदिश राशि होती है, ये भी आपको याद रखना है, यानी संवेग एक सदिश राशि होती है। आगे हम बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से, तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है ये बताना है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो है वो अपकेंद्रीकरण पर आधारित है, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन पर अब आधारित होता है। ठीक है, ट्रेन चलने पर उसमें बैठे यात्रियों के पीछे की ओर झुकने का क्या कारण है? तो जड़त्व के कारण जो है यात्री उसमें बैठे पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, यदि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 हो तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो उनके वेगों का अनुपात जो है वो 2:3 हो जाएगा। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन पलटेगा, तो किस पहियों पर पलटेगा? तो बाहरी पहियों पर वो पलट जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कार्य। कार्य की बात करेंगे तो कार्य की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन की क्रिया जो होती है वो कार्य कहलाता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि बल यानी कि W बराबर F/S। ठीक है, यह एक अदिश राशि होती है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, यानी कि सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक इसका अर्घ होता है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि एसआई मात्रक क्या हो, तो जूल हो जाएगा, और सीजीएस मात्रक पूछा जाएगा तो वो अर्घ होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम एनर्जी की बात होता है। ठीक है, सीजीएस मात्रक की बात करें तो अर्घ इसका सीजीएस मात्रक होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 या 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसे काइनेटिक एनर्जी यानी कि के बराबर कहा जाता है हाफ mv², यानी 1/2 mv² इसको कहते हैं। ठीक है, ये हो गया गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इसको डिनोट करता है mgh, m×g×h। ठीक है, m द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। ठीक है, और इसके बाद h जो है उसका हाइट है। तो ये PE यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh ये फार्मूला होता है। अब आगे हम बात करेंगे शक्ति या सामर्थ्य की, यानी कि पावर की। ठीक है, पावर की परिभाषा देखेंगे तो कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, पावर यानी सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटा समय, इकाई समय, जितना भी समय लगा वो बटे में हो जाएगा, तो उसे पावर समय कहा जाएगा। ठीक है, सामर्थ्य पावर जो है एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो जूल पर सेकंड होता है, यानी कि इसको वाट भी कहा जाता है। ठीक है, तो 2 मात्रक इसको याद रखना है, एसआई मात्रक में जूल पर सेकंड या फिर वाट। ठीक है, सीजीएस मात्रक की बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब या अर्ग पर सेकंड इसका जो है सीजीएस मात्रक होता है। इसके अन्य मात्रक की बात करें तो अश्व सामर्थ्य यानी कि हॉर्स पावर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे विविध रंग के बारे में। तो देखिए, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं ये भी पूछा लिया जाता है एग्जाम में। तो प्राथमिक रंग जो है ऐसे रंग जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते, उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। उदाहरण जैसे लाल, हरा और नीला, ये तीनों रंग जो है प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें समझाया गया है वर्ण त्रिभुज के माध्यम से कि कौन कौन के रंग मिलाने पर जो है कौन से रंग बनते हैं। ठीक है, तो देखिए लाल और हरा मिलाने से पीला बनता है। ठीक है, लाल और नीला मिलाने से सियान रंग बनता है, और लाल और नीला मिलाने से मैजेंडा बनता है। ठीक है, और इन तीनों रंगों यानी कि इनके 3 और ये 3 जो मिलकर बने हुए हैं 6 रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग बनता है। ठीक है, यानी कि हरा, पीला, लाल, मैजेंडा और नीला और सियान रंग मिलाने से वाइट कलर बनता है। ठीक है, सफ़ेद रंग बनता है। तो ये इस तरीके से आप इसको वर्ण त्रिभुज के माध्यम से समझ सकते हैं। द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? तो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग को द्वितीयक रंग कहा जाता है। अब इसमें जैसे मैजेंडा, पीला व सियान रंग जो ये हैं ये सारे द्वितीयक रंग कहलाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे स्थूल पदार्थों के गुण। इसमें देखेंगे द्रव्य की अवस्थाओं के विशेष गुण, कौन कौन से द्रव्य की अवस्थाओं के विशेष गुण हैं। तो पहला है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, ये 3 विशेष गुण हैं। ठीक है, ठोस में प्रत्यास्थता की बात करेंगे। ठीक है, और द्रव में बात करेंगे दाब की, पृष्ठ तनाव की, श्यानता का, केशिकत्व का और प्लवन का। ठीक है, इसके बाद गैसीय में देखेंगे वायुमंडलीय दाब का। तो ये सारे, इसके बाद अब हम एक एक करके बात करेंगे।
प्रत्यास्था की बात करते हैं जो कि ठोस से संबंधित है, ये ठोसों में होता है। परिभाषा है वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करती है, उसे प्रत्यास्था कहा जाता है, यानी कि इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, इसके प्रकार की बात करें तो दो प्रकार होता है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं और पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। ठीक है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं में रबड़ है, बैंड है, स्प्रिंग है, क्वार्ट्ज है, ये चार चीज़ें जो आती हैं वो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं में आती हैं। और पूर्ण प्लास्टिक वस्तुओं में जैसे मोम है, लोहा है, ठीक है, ये सारी जो हैं पूर्ण प्रत्यास्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोम जो है पूर्ण प्लास्टिक वस्तुओं में आती हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे श्यानता की। ठीक है, श्यानता की परिभाषा की बात करें तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वो अपनी विभिन्न परतों के माध्यम से सापेक्ष गति का विरोध करता है, वो श्यानता कहलाता है। ठीक है, ठोस में श्यानता नहीं होती है, यानी कि ये द्रव का गुण होता है जो श्यानता होता है। ठीक है, गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ये भी आपको याद रखना है। और द्रव की श्यानता जो है ताप बढ़ने पर घटती है। तो दोनों बातों आपको कंफ्यूज नहीं हो, गैसों में जो है ताप बढ़ाएंगे तो श्यानता बढ़ेगी, लेकिन द्रव में अगर ताप बढ़ाएंगे तो श्यानता घटेगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे दाब की, यानी कि प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर जो है इसके परिभाषा एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। लंबवत यानी कि कोई ये सरफेस है और इसके 90 डिग्री कोई दाब लग रहा है तो इसे लंबवत कहा जाएगा, यानी 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, तो ये लंबवत हो जाएगा। तो एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, यानी दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, इसका एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर पास्कल इसे कहा जाता है अलग अनेक्स मतलब कि एक दूसरा नाम में। तो ये भी आपको याद रखना है, दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है तो ये देख लेते हैं। किसी वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर उसके भार में होने वाले आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, इसके बाद अब हम पृष्ठ तनाव की बात करेंगे, सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन की परिभाषा पहले देख लेंगे। तो देखिए, द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन इंटू मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का सीजीएस मात्रक होता है डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूटन पर सेंटीमीटर होता है और सीजीएस मात्रक होता है डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, एक डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। ठीक है, तो नोट में देख लेते हैं, यदि द्रव का भार नगण्य हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। उदाहरण जैसे वर्षा की बूंद जो है वह साबुन का बुलबुला, ये सारे जो है गोलाकार टाइप की होती हैं, यानी इनका भार जो है द्रव का भार नगण्य होता है। तो ये गोलाकार क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे केशिकत्व की, यानी कि कैपिलरिटी की। ठीक है, अब देखिए केशिकत्व क्या होता है तो परिभाषा देखेंगे। केश नली में कैपिलरी ट्यूब में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा उतरने की परिघटना को केशिकत्व कहा जाता है। उदाहरण जैसे जल का पौधों की जड़ों से टहनियों तक पहुंचना, यह केशिकत्व के कारण होता है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में ऊपर चढ़ना, यह भी केशिकत्व के कारण होता है। मोमबत्ती में धागे से मोम का चढ़ना, ये पिघल कर ऊपर चढ़ना, यह भी केशिकत्व के कारण होता है। ठीक है, फाउंटेन पेन द्वारा शाही को सोखना, यह भी केशिकत्व के कारण होता है। तो ये उदाहरण इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे उत्प्लावन बल की। ठीक है, तो परिभाषा है किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोए जाने से उस पर ऊपर की ओर लगने वाला आभासी बल जो होता है उसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी ठोस को अगर द्रव में डुबोते हैं तो उस पर जो ऊपर की ओर बल लगता है, फोर्स लगता है, उसे जो है आभासी बल, उस आभासी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। अन्य नाम जो है ये उत्क्षेप भी कहा जाता है। ठीक है, उत्क्षेप बल। अब इसके बाद परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब होता है तो कितना दाब होता है तो P बराबर H इंटू डी इंटू जी के माध्यम से ज्ञात करते हैं, जहाँ P दाब है, H गहराई है और D है द्रव का घनत्व और G है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं तो सहसंजक बल कहा जाता है। सहसंजक बल जो है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। ठीक है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं तो असंजक बल कहते हैं। ठीक है, असंजक बल, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम बात करेंगे गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें बात करेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। परिभाषा देखेंगे, देखिए
दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर, यानी कि F बराबर G m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। m1 और m2 जहाँ वस्तु का द्रव्यमान है और r जो है उनके बीच की दूरी है जो जिसका वर्ग किया गया। ठीक है, G जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और F बराबर उन दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल को ज्ञात करना है। तो ये F बराबर G m1 m2 अपान आर स्क्वायर ये फार्मूला हो गया। आगे अब हम बात करेंगे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। ठीक है, अब ये केपलर का नियम है जो कि प्रथम नियम है जो अभी मैंने पढ़ा। ठीक है, प्रथम नियम क्या है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। केपलर का द्वितीय नियम क्या कहता है? तो केपलर का द्वितीय नियम जो है कहता है सूर्य के किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। ठीक है, केपलर का तृतीय नियम कहता है किसी ग्रह के परिक्रमण काल t का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष ए सेमी मेजर एक्सिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं के तृतीय घात यानी घन के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब के होता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे अनुक्रमानुपाती स्थिरांक जो कैपिटल जी है वो उसके बारे में। ठीक है, तो इसका नाम जो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका मान कितना होता है? तो 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये याद रखना, कैपिटल जी का मान ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल जी के बारे में। ये क्या होता है? ये भी गुरुत्वाकर्षण होता है। देखिए इसकी हम परिभाषा पहले देखेंगे। मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर फेंकी गई वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्व के कारण उत्पन्न जो त्वरण होता है उसे स्मॉल जी से डिनोट कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी तल पर इसका मान देखें तो सबसे कम जो होता है वो विषुवत रेखा पर होता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है गुरुत्वाकर्षण फोर्स का मान। ठीक है, इसके बाद सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जो है वो ध्रुवों पर होता है। ठीक है, दोनों पोलों पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है। अब कैपिटल जी से इसका संबंध देखेंगे तो स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। एम ई मतलब कि पृथ्वी का द्रव्यमान और आर ई मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये भी याद रखना है। तो ये इसका कैपिटल जी और स्मॉल जी से संबंध है। ठीक है, अब देखेंगे उपग्रह की कक्षीय चाल के बारे में। तो परिभाषा देखेंगे तो किसी पिंड के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने वाले उपग्रह की चाल को कक्षीय चाल कहा जाता है। इसका सूत्र क्या है? वी नॉट बराबर आर ई अंडर रूट जी अपान आर। ठीक है, जहाँ पर वी नॉट बराबर है कक्षीय चाल, आर ई बराबर है पृथ्वी की त्रिज्या, जी बराबर है गुरुत्वीय त्वरण और स्मॉल आर बराबर है कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है। आगे हम बात करेंगे पलायन वेग की। परिभाषा देखेंगे तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता, उसे पलायन वेग कहा जाता है। पृथ्वी के लिए इसका मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी इसका मतलब हुआ अगर हम पृथ्वी से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से फेंकेंगे तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी बल्कि वो अंतरिक्ष में चले जाएगी। ठीक है, पलायन वेग बराबर होता है वी, इसको इंग्लिश में कहते हैं वी बराबर होता है अंडर रूट 2 जी आर ई। ठीक है, आर ई जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इस तरीके से पलायन वेग का मान निकाला जाता है। अब आगे हम बात करेंगे प्रकाशिकी के बारे में। ठीक है, प्रकाशिकी में इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं गोलक और ये सरल लोलक के बारे में। ठीक है, सरल लोलक की बात करें तो देखिए यहाँ से सरल लोलक की आवृत्ति पूछा जाता है। तो आवृत्ति जो होता है वो 1 सेकंड में किया गया दोलन जो होता है वो आवृत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो n बराबर होता है 1/2 अंडर रूट एल अपान जी, जी अपान एल। ये होता है आवृत्ति का सूत्र, यानी कि n बराबर अगर निकालेंगे तो 1/t, यानी कि समय का विपरीत होता है, समय का इन्वर्सल होता है आवर्त। ठीक है, आवृत्ति।
सेकंड लोलक की बात करें तो 2 सेकंड के आवर्त वाला लोलक को सेकंड लोलक कहा जाता है। आवर्तकाल कैसे निकालते हैं तो 2π√L/g, टी बराबर कैपिटल टी, यानी कि आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध देखेंगे तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है, न कि अनंत। ये आपको याद रखना, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल जो है 84.6 मिनट होता है, न कि अनंत। सरल लोलक की अधिकतम सीमा 84.6 मिनट है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, ठीक है। इसमें देखेंगे कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। सरल लोलक घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि जो सरल लोलक में जो डोर लगा हुआ होता है वो क्या होता है कि गर्मियों में ढीली हो जाती हैं, ढीली हो जाती है जिससे कि आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसलिए जो है सरल लोलक घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है, किसके द्वारा, डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जाता है। कक्षीय चाल में पलायन वेग का संबंध क्या है, तो वी बराबर होता है √2v0। ये होता है कक्षीय चाल और पलायन वेग के में संबंध, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, वो भारतीय जिसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, तो वो थे ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने बताया था सबसे पहले, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रकाश की, यानी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में सबसे पहले लाइट देखेंगे, तो लाइट में परिभाषा देख लेते हैं लाइट की, ठीक है। परिभाषा है ऊर्जा का एक रूप जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, उसे लाइट कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसकी विशेषताओं के बारे में देख लेंगे, तो सीधी रेखा में संचरण करता है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, निर्वात में भी संचरण संभव है, तरंग दैर्घ्य इसका 400 nm से 700 nm के मध्य होता है। तो ये कुछ विशेषताएं लाइट की जिसको आपको जानना चाहिए। आगे हम बात करेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति, यानी कि डुअल नेचर प्रकाश की बात करेंगे। सबसे पहले ये पार्टिकल नेचर का होता है, कण प्रकृति का होता है। ये कहा था डकार्ते 1637 ईस्वी द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था और सर आइजक न्यूटन द्वारा इसे विकसित किया गया, ठीक है। और दूसरी प्रकृति इसकी होती है तरंग प्रकृति, वेव नेचर, ठीक है, जो कि हाइंगेस यानी क्रिस्टियन हाइंगेस 1638 ईस्वी द्वारा विकसित किया गया और परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या इसके द्वारा इन्होंने किया। तो द्वैत प्रकृति होती है प्रकाश की, आपको जानना, तरंग की प्रकृति और कण प्रकृति। प्रकाश की चाल के बारे में देखेंगे, तो देखिए प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक है। और चाल में अंतरण के कारण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, ठीक है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल जो है वह निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आगे हम बात करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की परिभाषा देखेंगे, तो प्रकाश किरणों का वस्तु की सतह पर पड़कर वापस प्रेषित होने का प्रक्रम जो है वो परावर्तन कहलाता है, प्रकाश परावर्तन, ठीक है। अब देखिए ये सतह है एक, और इस सतह पर जो है अभिलंब दिखाया गया है, नॉर्मल, ये n जो लिखा हुआ है, और इससे जो है एक आपतित किरण इस तरीके से आती है इधर से, ठीक है। और इसके बाद ये अभिलंब यानी कि सतह से टकरा कर इसके बाद ये परावर्तित किरण के रूप में इधर परावर्तित हो जाती है, यानी कि, और अभिलंब से अगर खींचा जाए तो 90 डिग्री बनाती है, जिसे कोण I द्वारा डिनोट किया गया, तो ये आपतन कोण कहा जाता है। और इधर कोण N द्वारा R द्वारा डिनोट किया गया, तो इसे परावर्तन कोण कहा जाता है, ठीक है। परावर्तित किरण इधर कहा जाता है, और जो किरणें आती हैं जिधर से, इसे जो है आपतित किरण कहा जाता है, और इधर निकलती हैं परावर्तन होने के बाद उसे परावर्तित किरण कहा जाता है, ठीक है। और इस चीज़ को परावर्तित पृष्ठ कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है, और इस बिंदु को जो है आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब जो ये हो गया, ठीक है, डॉट डैश करके लाइन जो है इसको अभिलंब या नॉर्मल कहा जाता है। तो इस तरीके से ये प्रकाश के परिवर्तन देखा गया। अब देखेंगे हम लोग दर्पण। दर्पण की परिभाषा की बात करें तो चिकनी और उच्च पालिश युक्त परावर्तक सतह को दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार की बात करें तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण 2 प्रकार के आते हैं। इसके बाद परवलयाकार दर्पण 3 प्रकार के दर्पण होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर की। समतल परावर्तक पृष्ठ वाला दर्पण जो है समतल दर्पण कहलाता है, और इसमें प्रतिबिंब की विशेषताओं की बात करें तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है।
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण के बराबर दूरी किंतु विपरीत सतह पर स्थित होता है। वस्तु की पूर्ण प्रतिबिंब हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी आवश्यक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम बात करेंगे 10 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल 3 होगी। ठीक है, दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब कितनी बनती है, तो अनंत बनती है। ये आपको याद रखना है, ये इसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमित होता है, यानी कि लिटरली इन्वर्टेड होता है। इसका उपयोग समतल दर्पण तो चेहरा देखने हेतु प्रयुक्त दर्पण किया जाता है। ठीक है, बहुदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है और परिदर्शी यानी पेरिस्कोप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं और अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण इस तरीके से बना होता है और अवतल दर्पण इस तरीके से बना होता है। ठीक है, परावर्तक सतह यह होता है उत्तल दर्पण का, और रजत द्वारा यानी कि चांदी सिल्वर द्वारा इसका लेपन होता है एक साइड, तो उसको रजतित परत कहा जाता है। इसी तरीके से परावर्तक सतह इसमें इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये दोनों में अब आप परिभाषा देखेंगे उत्तल दर्पण की यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की, तो बाहर की ओर उभरी सतह का से परावर्तन वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण का अनुप्रयोग देखेंगे तो वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि साइड व्यू मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है, आवर्धक लेंसों में किया जाता है और सनग्लासेज में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कॉनकेव मिरर का प्रयोग और परिभाषा। परिभाषा है अंदर की ओर मुड़ी हुई सतह से परावर्तन जो है कॉनकेव मिरर कहलाता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसका अनुप्रयोग देखेंगे तो टार्च एवं वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाहनों के साइड व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का और टार्च एवं वाहनों के हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांत के इलाज में प्रयोग किया जाता है, सेविंग दर्पणों में किया जाता है, सौर भट्ठी में किया जाता है, खगोलीय दूरदर्शी में और सैटेलाइट डिशों में किया जाता है। तो ये सारे उपयोग जो हैं आप लोग को याद रखना है। इसके बाद अब हम देखेंगे लेंस। लेंस की परिभाषा की बात करें तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक समांग पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ वक्रीय हो सकते हैं वो लेंस कहलाते हैं। ठीक है, लेंस कई प्रकार के होते हैं, इसमें देखिए द्विउत्तल लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से। ठीक है, उत्तलावतल लेंस, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस इस तरीके से, उभयावतल लेंस, बाई कॉन्केव लेंस इस तरीके से। ठीक है, अवतलोत्तल लेंस, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से होता है, और समतलोत्तल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे उत्तल लेंस की। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। उत्तल लेंस देखिए ये बीच में हुआ है और बीच में है, और इसमें ये प्रकाश इस तरीके से यहाँ से आ रहा है। इसके बाद ये क्या करता है कि सारे प्रकाश को मोड़कर एक ही बिंदु पर जो है ये प्रकाश करता है, फोकस करता है। ये उत्तल लेंस का काम होता है। ये केंद्र पर मोटा किंतु किनारों पर पतला होता है, पतला लेंस होता है। ठीक है, इसका अन्य नाम की बात करें तो अभिसारी लेंस इसे कहा जाता है, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, और दूसरा नाम एक द्विउत्तल लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है माइक्रोस्कोप में किया जाता है, कैमरा में किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में भी किया जाता है, या हाइपरमेट्रोपिया के सुधार हेतु किया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, और दूरबीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। आगे हम बात करेंगे अवतल लेंस की। अवतल लेंस का जो है केंद्र पर पतला होता है परंतु किनारों पर मोटा होता है। देखिए केंद्र पर पतला है ये, ठीक है, और किनारों पर ये मोटा है, केंद्र पर जो है ये पतला हो गया। ठीक है, इसमें जो है प्रकाश इस तरीके से आती हैं और ये जो है इसके रिफ्लेक्ट होकर इससे निकलती हैं, तो ये अपसारी हो जाती है, यानी कि फैलती हैं इससे प्रकाश। ठीक है, ये मिलती नहीं है। इनका आभासी बिंदु पर इनसे मिलाएंगे तो इस तरीके से इधर ही मिलेगा। अब इसका अन्य नाम देखें तो अपसारी लेंस इसे कहा जाता है। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, उभयावतल लेंस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है निकट दृष्टि दोष का निवारण हेतु किया जाता है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, स्ट्रीट लैंप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश की किरण परिभाषा देख लेते हैं। प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मूल पथ से विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये देखिए द्रव भरा हुआ है, ठीक है, द्रव है इसके नीचे, ठीक है, ये इसका सतह है और यहाँ से एक आपतित किरण आती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद देखिए टकरा कर जो है
इसको यहाँ सीधे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना जाकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, इस तरीके से इधर चली गई है। तो यानी ये जो हुआ है ये रिफ्रैक्शन कहा जाता है, इसको अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अब ये अपवर्तित किरण हो जाएगा ये किरण, और ये आपतित किरण कहला जाता है। ये कोण आई हो जाएगा और इधर जो है ये कोण आर हो जाएगा, ये अवलंब हो जाएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम, जब सघन माध्यम में जब प्रकाश आती है तो अपने स्थान से विचलित हो जाती है। अब अपवर्तन के उदाहरण देख लेते हैं। जल में डूबी हुई छड़ का बाहर से देखने पर छोटी और सतह पर मुड़ी हुई दिखना, ये अपवर्तन के कारण होता है। पानी से भरे बर्तन में पड़े सिक्के का अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना, यह भी अपवर्तन का कारण होता है, ठीक है। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपवर्तनांक की बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में परिभाषा की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल का किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात जो है अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। इसका प्रत्ययोग जो है म्यू होता है, म्यू, इससे इसको डिनोट करते हैं, इसको म्यू कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अब हम पूर्ण आंतरिक की बात करेंगे, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। इससे क्वेश्चन बनता है, किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होने पर किरण का सघन माध्यम से पृष्ठ से परावर्तित होकर वापस लौट जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, ठीक है। यानी कि अब आप देखिए इस तरीके से इसमें दिखाया गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है, ठीक है। इधर से प्रकाश को आपतित करते हैं यानी आती है, और ये सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी कि विरल माध्यम को न जाकर इधर ही मुड़ जाती है इसी माध्यम में, तो परावर्तित किरण हो जाता है। तो इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ अपवर्तन कोण यहाँ पे बनेगा और कोण आई जो है यहाँ पे बनेगा, यानी कि परावर्तन कोण। इसके बाद अब हम बात करेंगे आगे प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे तो माध्यम में निहित विभिन्न पदार्थों के कणों को टकराकर प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल टू एक बटा तरंगदैर्घ्य की पावर 4, यानी कि तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रकाश का प्रकीर्णन। जितना तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा प्रकाश का प्रकीर्णन उसका ज़्यादा होगा। अब उदाहरण देखें तो आकाश एवं समुद्र का रंग जो है नीला रंग दिखाई देता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो लाल दिखाई देना, यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। अब प्रकाश के व्यतिकरण की बात करेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। इसकी परिभाषा की बात करें तो समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों के किसी माध्यम में समान दिशा की ओर से गमन करने पर उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन की परिघटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है। अब उदाहरण देख लेते हैं तो साबुन के बुलबुलों एवं जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखना, यह व्यतिकरण के कारण होता है, ठीक है। सीडी एवं डीवीडी का रंगीन दिखना, यह भी व्यतिकरण के कारण होता है। आगे हम बात करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब इसमें देखेंगे परिभाषा। सबसे पहले देखेंगे किसी प्रिज्म में प्रकाश की किरण गुजरने पर उसका विभिन्न रंगों में विभाजन, यह होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अब देखिए कोई प्रिज्म है त्रिभुज के आकार का, यहाँ से एक प्रकाश आती है और ये 7 वर्णों में डिवाइड हो जाती, विभाजित हो जाती, ठीक है, जिससे कि इसको हम कहेंगे प्रकाश वर्ण विक्षेपण, ROYGBIV, ठीक है। यानी R फॉर रेड यानी कि लाल रंग, फिर इसके बाद नारंगी यानी कि ऑरेंज, Y फॉर येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो, और इसके बाद वायलेट। इतने कलर में जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, 7 रंग। अब उदाहरण की बात करें तो इंद्रधनुष आपने देखा होगा, जो कि उसमें रंग आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। रंगों का क्रम जो होता है वो विबग्योर के माध्यम से होता है, यानी पहले वी से यानी कि वायलेट होता है, इसके बाद फिर इंडिगो होता है, फिर इसके बाद ब्लू होता है, फिर इसके बाद ग्रीन होता है, फिर इसके बाद येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर रेड होता है। इस तरीके से इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है। तो आपने इंद्रधनुष देखा होगा, जिससे इसको क्या कहेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण ऐसा होता है। तो ये था भौतिक विज्ञान के कुल जितने भी थे टॉपिक, मतलब जितना भी था इसमें दिया गया था जीएस दृष्टि में, वो सारे इसमें कराया गया। अब इसके बाद रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा, जिससे कि नया वीडियो आपको तुरंत अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।